आज हम लोग लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट कौन सा है? फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हमारे संविधान ने जो संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, जिसके वजह से हम आज कुछ बोल पाते हैं, जिसके वजह से कहीं हम घूम पाते हैं, जिसके वजह से हम अपने समाज में एक मर्यादा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार रखते हैं, जिनके जिनके वजह से हम अपने खिलाफ हो रहे कानून को रोकने का प्रयास करते हैं, हम सरकार के खिलाफ जाते हैं। सब अधिकार हमारे संविधान ने इसी फंडामेंटल राइट में दिया है। और यह अगर ये ना होता तो हमारा जो मूल अधिकार को कहा गया है तो नेचुरल जस्टिस है। जब संविधान बन रहा था तो इसके बात की गई, अच्छा फंडामेंटल राइट को क्या हम दे रहे हैं? नहीं, हम फंडामेंटल राइट को दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल राइट को याद दिला रहे हैं कि हमारा कुछ एक नेचुरल राइट्स है, उसको हम छीन नहीं सकते। वही संविधान में फंडामेंटल राइट के ऊपर उभर के सामने है। जब हमारा संविधान सभा बैठा हुआ था, उस टाइम बात हो रही थी कि लोगों का जो अधिकार है वो किस हद तक है, किसको कितना अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उस टाइम फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी। तो भारत में लोगों का रोजगार से लेकर हर चीज का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध जितने भी अधिकार है सब फंडामेंटल राइट में समाहित किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और पढ़ना की क्या क्या पढ़ना है। क्या हम लोग पढ़ना शुरुआत ही करते हैं, थोड़ा सा जितना जल्दी हम चाहेंगे इतना सोचेंगे या देखेंगे उतना जल्दी चैप्टर कंप्लीट होगा। हमारे संविधान में एक भाग 3 है। संविधान में जो भाग लगभग हमारे संविधान में जो भाग 22 बनाए गए हैं, और जो 22 भाग है उसमें से जो संविधान का भाग 3 है, जो तीसरा भाग है, उस तीसरा भाग में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद दिया गया है संविधान में, मैं बार बार आप हर एक वीडियो में आप लोग को जब जब फंडामेंटल राइट का जहाँ जिक्र आता है मैं बोलता हूँ अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की बात की गई है। जो फंडामेंटल राइट है हमने कहाँ से लिया है? बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहता है। तो जो फंडामेंटल राइट का विचार है हम लोग अमेरिका से लिए। हमारा जो विचार आया फंडामेंटल राइट का कहाँ से आया? अमेरिका से आया। हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट का विचार लिया। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई कि बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे संविधान का, शब्दोचित है। करे कि इसकी लंबी विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत वर्णन किया गया है हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी देश में प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब वही है कि हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ बातें दी गई है, आप इसको पढ़िएगा। मैं थोड़ा मूल बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो एकदम जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जो हमारे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी देता है। कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट है हमें मिला हुआ है, विदेशियों को मिला हुआ है। मैं जो सिटीजन चैप्टर पढ़ाया था उसमें हल्का सा जिक्र मैं किया था कि जो फंडामेंटल राइट है हमें भी मिला हुआ है, विदेशियों को मिला हुआ है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30 कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में वहाँ पे सिटीजनशिप में बताया था कि वह सिर्फ हमको मिला है, विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। वही बात की गई है कि यहाँ पे हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। करें कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति है। ये अधिकार इस देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा देती है। देखिए कितना बड़ी बात लिखा गया है यहाँ पे, राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा देता है, इसलिए उसको नेगेटिव कहा जाता है। अगर पूछता है कि फंडामेंटल राइट क्या पॉजिटिव थिंग है नेगेटिव थिंग है, तो हमेशा इसका आंसर होता है नेगेटिव थिंग है, एक नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार क्यों है? क्योंकि राज्य के जो नियम है, राज्य का जो कानून है, उसके खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा दी गई है। तो राज्य के खिलाफ दिया गया है, इसलिए एक नेगेटिव सूचक, इसको नकारात्मक सुरक्षा माना जाता है। करें अभियान मंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही का मर्यादित करता है। संक्षेप में इसको प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार का बनना है और न व्यक्तियों की। कहने का मतलब है कि जो सरकार कानून बना रहा है उसके खिलाफ हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षित प्रदान। मूल अधिकार क्यों कहते हैं? कि एकदम मूल है, एकदम फंडामेंटल मतलब एकदम जड़ से, एकदम निश्चित से एक मूल है। मूल मतलब क्या? गारंटी सुरक्षित करता है हमारे अधिकारों का। हमारे अधिकार की शुरुआत होता है वहीं से फंडामेंटल राइट शुरुआत, हमारे जन्म से ही फंडामेंटल राइट हमारे साथ जुड़ जाता है। जो राष्ट्र के कानून का सिद्धांत है, यह मूल इसलिए भी है क्योंकि
ये व्यक्ति के चौमुखी विकास का मतलब होता है भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर से, अगर हमारे शरीर को कोई टच करता है, कोई पीटता है, कोई मारता है, तो क्या होता है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, 21 का उल्लंघन होता है। अगर कोई बौद्धिक हमें पढ़ने से रोकता है तो आर्टिकल 21 एक उल्लंघन होता है। नैतिक, कोई मर्यादित नहीं है, जो हमारे संविधान के हर एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 17, 18 नैतिकता की बात करता है कि हम किसी एक अस्पृश्य व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि कोई हरिजन है उसको हम शरीर टच करने से अपने टचबिलिटी की बात करता है। ये क्या अध्यात्म का बात करता है। जब धार्मिक, हम फंडामेंटल राइट में जब धार्मिकता में जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उस टाइम हम आध्यात्मिकता का बात करते हैं। तो ये हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट हमारे हमारे देश के, हमारे व्यक्तित्व का चौमुखी विकास करने का काम करता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान ने दिया, अमेरिका से लिया गया, इसमें कुल 7 मूल अधिकार दिए गए। 7, इसको कहते हैं समानता का अधिकार। क्या है? पहला है समानता का अधिकार। समानता का मतलब होता है सबका समानता। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाए, वो एजुकेशन से लेकर हो, या शिक्षा से लेकर हो, या जॉब से लेकर हो, या समाज में छुआछूत से लेकर हो, सबको एक समान समानता की बात करता है आर्टिकल 14 से 18। जो स्वतंत्रता का बात करता है, भाई हम कहीं जाकर बोल रहे हैं, कहीं जाकर हम रहें, कहीं जाकर हम गुट बनाए, गुट मतलब अपना एक कम्युनिटी बनाए, वहां पे अपना प्रचार प्रसार करें, इस सबका किसका अधिकार है? हम कहीं जाकर हम मान लीजिए कि हम बिहार के हैं, हम मुझे जाकर दिल्ली में जॉब करना है, तो हम जाकर कर सकते हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार रोक नहीं सकती। ये क्या? हमारा स्वतंत्रता है भाई पूरा देश में घूमने का, ये फंडामेंटल राइट है। एक जो समता का अधिकार है, एक समता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमको कोई जबरन काम नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई जबरन हमको काम करा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। शोषण नहीं कर सकता, शोषण का अधिकार। और कोई लड़का है अगर 14 साल से कम उम्र का हो, आप उससे काम नहीं जबरन आप बड़े बड़े कारखानों में काम नहीं करा सकते। आप किसी बच्चे को आप रोड पर भीख नहीं मंगवा सकते हैं, सब उसके खिलाफ है। उसके फंडामेंटल राइट देता है, प्रोटेक्ट करता है शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है कि हर धर्म को, ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, यूरोपियन कंट्री में है, आप वहां पे जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है कुछ अलग है। भारत में वहां पे है कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। तुम बाहर टीका लगा के नहीं घूम सकते, तुम बाहर अगर मुस्लिम हो तो टोपी पहन के नहीं घूम सकते। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो धर्म की स्वतंत्रता का बात की गई, यहाँ स्वतंत्रता किस प्रकार की है कि राज्य सभी धर्म को एक समान ट्रीट करेगा। अगर हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है तो मुसलमान भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, सिख भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इस सबका अधिकार संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है। जो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वो हमारे 29 थी। जैसे हमारे देश में कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ अंडमान निकोबार में है, कुछ मणिपुर में, कुछ नागालैंड में, वहां के जो लोग हैं, तो उनका जो अधिकार है, उनका जो कल्चर, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा भाई? उनका जो शादी विवाह का रिवाज है, उनका जो रहन सहन, उनका जो खान पान है, उसका प्रोटेक्ट कौन, उसको कौन बचाएगा? कौन? आर्टिकल हमारे संविधान में अनुच्छेद 29-30 उनके शिक्षा के बारे में बात की गई है। 29-30 में अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको बाद में चलकर हटा दिया गया क्योंकि फंडामेंटल राइट में रहने लायक नहीं था। अगर हर व्यक्ति को संपत्ति उसका अधिकार हो जाता है, मान लीजिए कि मेरा कोई गांव में जमीन है और वो मेरा है, लेकिन पता चला कि सरकार इस पे रोड निकालना चाहती है, क्योंकि आप गांव का विकास करना है, वहां से रोड निकालना जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि नहीं, जमीन नहीं देंगे क्योंकि मेरा जमीन है, क्योंकि मेरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है संपत्ति का अधिकार। फिर मामला फंस जाता है। इस कारण से इसको संविधान से इसको क्या किया गया, इसको नल ऑफ डेड करार दिया गया, हटा दिया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इस जितने भी फंडामेंटल राइट है सबको सबको सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 32। इसके तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के खिलाफ। अगर हमारी सरकार है हमारे अधिकार के खिलाफ कोई काम करती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, खुद फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 32 क्या है, एक खुद मूल अधिकार है, मूल अधिकार के को बचाता भी है, साथ साथ खुद भी मूल अधिकार है। उसको भी मतलब बाहुबली की तलवार है, कुल मिलाकर बात ही समझिए। अनुच्छेद 32 क्या है, बाहुबली की तलवार है, अगर आप छू दिए तो गए, समझे? वचन ही शासन है, मेरा वचन ही शासन है, वही सिस्टम यहाँ पे है। आप अनुच्छेद 32 को टच भी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 12 से 35 जहां आप टच किए वहां 32 आपको खा जाएगा। कितना ताकतवर है इस बाद में, अभी हम समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हालांकि संपत्ति के संबंध में जो 44वां संविधान में एक 44 वही बता रहा था, संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 से निकालकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, इसको इंग्लिश में कहते हैं 300A।
हिंदी में कहते हैं 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा नहीं है, देखिए समझिए, जो मैं आपको बता रहा था कि संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन संपत्ति अगर मेरा कोई संपत्ति है, मेरा कहीं जमीन है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर सरकार मांगने आती है, मैं बोलूंगा कि नहीं दूंगा, लेकिन सरकार कहेगी ठीक है तुम्हारा ही है, तुम पैसा ले लो लेकिन मुझे दे दो, ठीक है तुम्हारा ही है। सरकार बोल रही है ठीक है तुम्हारा है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा कानूनी अधिकार है, तुम्हारे पास कागज है, सरकार ने स्टंप पर मुहर मार कर दिया कि तुम्हारा कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है मतलब संविधान में है, संविधान के थ्रू तुम्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है कि जमीन तुम्हारा है, आर्टिकल 300 ए में। लेकिन तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम ठान लो मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारा कोई मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको मूल अधिकार से हमारे संविधान से इसको निकाल दिया गया, मूल अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार है तो हम तुम्हें पैसा देंगे, अगर कानूनी अधिकार भी नहीं होता सरकार तो ऐसे ही ले लेती, कोई किसी का जमीन ही नहीं होता। लेकिन कानूनी अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है इसलिए तो हमें मुआवजा मिलता है। अगर सरकार कहीं से जमीन ले लेती है तो क्या रोड बनाएगी, बनाओ भाई, लेकिन मुआवजा दो मुझे। सरकार पैसे देती है, सरकार देखिए आप लोगों का जमीन लेती है, सरकार आपको पैसे दे रही है, किस बात का पैसे दे रही है, इसलिए कि कानूनी अधिकार है, संविधान में कानून का अधिकार है, लेकिन वही है फंड मूल अधिकार नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है, और 300 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन में सीधे आता है कि जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, नहीं, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ता है, मूल अधिकार की विशेषता के बारे में वही समझना है हम लोगों को। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है, थोड़ा सा हम इसकी विशेषता के बारे में समझेंगे। करें उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो, जो भी हो सबको। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य होते हैं। असीमित नहीं है, वाद्य, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। असीमित नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार मिल गया तो आप बाहुबली हो गए, बाहुबली नहीं है आप मूल अधिकार। बाहुबली देखिए आर्टिकल 32, आप बाहुबली नहीं है, आपको मूल अधिकार दिया गया, लेकिन इसका नहीं कि आप अपने मूल अधिकार जैसे आपको मूल अधिकार, मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं किसी को गालियां देंगे आप, पिटबो करेगा। आपका मूल अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और का मूल अधिकार को उल्लंघन कर दीजिए। अगर आप उसको गाली दे रहे हैं तो उसका, अगर आप आर्टिकल 19 वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो याद रखिएगा, संविधान में अगर 19 के तहत आप किसी को गाली दे रहे हैं तो संविधान में एक और आर्टिकल 21, ये मर्यादा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार कहता है। अगर आप इसको गाली दे रहे हैं तो इसके जीवन जीने के अधिकार में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आप इसको एक जो पूर्ण रूप से जीने का जो अधिकार है इसका, उसको आप खंडित कर रहे हैं। एक अधिकार, अपने अधिकार का उपयोग ऐसा मत कीजिए किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हो। इसीलिए ये ऐसा असीमित नहीं है, इस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी हैं, हम बाद में इसके प्रतिबंध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम आगे देखते हैं, वाद्य योग है, वाद्य योग मतलब कानून है। अगर हमारे कोई हमारा फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है, इसके लिए हम न्यायालय जाएंगे तो जाएंगे। इसका मतलब है कि यह फंडामेंटल राइट क्या है, तो ये वाद्य योग है। वाद्य योग मतलब, वाद्य का मतलब होता है जो लीगल कानून है। ध्यान रखिए दो बात, असीमित नहीं है और वाद्य योग है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि यह कारण उचित या नहीं इसका निर्णय अदालत करेगी। कहने का मतलब है कि राज्य उस पे अपना उचित या अनुचित मान के उसमें लगा सकता है कि ठीक है कि आपने ऐसा काम किया तो क्यों किया, लेकिन आपने सरकार की बात को, अगर सरकार आप प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सरकार आपको बताएगा कि मैं किस कारणवश आपको जुर्म में किस कारण आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है। अगर छीन रहा है, अदालत जाइए, अदालत वहां निर्णय लेगी भाई आपका फंडामेंटल राइट वास्तव में सरकार छीना है कि नहीं छीना है, क्या मैटर है। ठीक है, सरकार बोलती है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं, और यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तो समाज में एक संयमता बरतने का, इसमें स्वतंत्रता और संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। जो बिंदु तीसरा में लिखा हुआ है कि इसमें कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। बिल्कुल सही है, जो इसमें फंडामेंटल राइट में कुछ अधिकार दिए गए हैं ना, वो तो हमारे पर्सनल है, लेकिन ज्यादातर अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया है, इसलिए इसको नेगेटिव कहते हैं ना। बहुत सारे राज्य का, इसमें जब इस लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, जब आपको राज्य मिलेगा तब तो ध्यान रखिएगा, राज्य मतलब होता है कि सरकार में सिर्फ सेंट्रल, राज्य कहते हैं तो सिर्फ राज्य सरकार नहीं है, राज्य कहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य कहते हैं तो प्रधानमंत्री भी राज्य का हिस्सा है, राज्य कहते हैं तो मुख्यमंत्री भी राज्य का हिस्सा है, राज्य कहते हैं तो राज्यपाल भी राज्य का हिस्सा है, राज्य कहते हैं तो राष्ट्रपति भी राज्य का हिस्सा है। यहाँ तक राज्य जब कहते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी, डीएम, एसडीएम सब राज्य में आते हैं। याद रखिएगा, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है।
राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे कि जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होता है। कहने का मतलब है कि जो अगर किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक उपाय नहीं, इसका व्यक्तिगत मतलब न्यायालय में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए एक संवैधानिक उपचार नहीं है। संविधान में ज्यादातर जो संविधान फंडामेंटल राइट दिया गया है वो राज्य के खिलाफ दिया गया है, लेकिन कोई व्यक्तिगत कोई मामला है तो उसके लिए व्यक्तिगत प्रतिकार मतलब व्यक्तिगत उपाय किया जाता है न्यायालय द्वारा। कर तीसरा बिंदु ये है, जो चौथा हम बात कर रहे हैं कि इनमें से नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। मैंने कुछ जैसे राज्य का अधिकार को सीमित करते हैं, हमारा अधिकार बढ़ जाता है, कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक तो बात लिखी गई है, थोड़ा इसको ध्यान समझिए पढ़िए। करेंगे जो पांचवा बिंदु कहता है कि इसमें कि ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब है न्यायालय जा सकते हैं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी इसका उल्लंघन होता है। किसके थ्रू? आर्टिकल 32। अगर हम आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के थ्रू हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। दोनों याद रखिएगा। 226 के थ्रू हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट। करे कि इनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील कर, मतलब ऐसा नहीं है, हम चाहे तो उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, चाहे तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट, अगर उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, पूरा अधिकार दिया गया है। करेक्ट। जो सातवां बिंदु लिखा गया कि ये अस्थाई नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। मतलब जो हमारे अधिकार है ना फंडामेंटल राइट, इसमें संसद में है ना थोड़ा सा कानून बनाकर इसमें कटौती भी कर सकती है, कमी भी कर सकती है, लेकिन संशोधित अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक। कहने का मतलब है कि एक हम जब विधेयक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम समझेंगे कौन सा साधारण विधेयक होता है, कौन सा विशेष होता है, कौन सा संवैधानिक होता है, तो कौन सा मतलब जो एक विशेष होता है, एक साधारण होता है, एक राज्यों का सहमति के लिए होता है, तो बहुत सारा जो हमारे संशोधन का प्रकार है सब समझेंगे हम। लेकिन अभी सीधा सीधी समझिए कि संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन साधारण विधेयक के द्वारा नहीं कर सकती। उसके लिए एक संवैधानिक विधेयक लाना होगा और संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। अब आता है क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचा क्या है? इस संविधान के मूल ढांचा हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। 1973 में केशवानंद भारती की सहायता, जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था 1973 में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर 1973 का जजमेंट पढ़िए, केशवानंद भारती केस 1973, इसको पढ़िए, फिर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो संविधान का मूल ढांचा है, मूल मतलब जो संविधान सभा ने वास्तविक रूप से क्या सोचा था और उसके बारे में बात की जा रही है, अगर तो हम वहां टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हम मूल अधिकार में, सरकार मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान ने जो मूल अधिकार सोच के दिया था उसमें कटौती नहीं कर सकती, उसमें मूल अधिकारों के संशोधन का अधिकार नहीं है। जो 8वां नंबर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अगर आपातकाल की सक्रिया के दौरान, मतलब अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूति अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूति अधिकार छोड़कर और इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक युद्ध, विदेशी आक्रमण आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। कहने का मतलब है कि हमारे देश में आपातकाल लागू होता है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी, जो 1975 में लागू इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो जो इमरजेंसी होता है वो 3 तरह का होता है। एक बाह्य आक्रमण के थ्रू होता है, बाह्य आक्रमण होता है कोई विदेशी राज्य हमारे देश में आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण के थ्रू होता है। एक सशस्त्र विद्रोह के हमारे देश में बहुत सारे लोग आपस में आकर लड़ाई कर रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह हो गया। सशस्त्र विद्रोह हो गया देश में, अगर हम मान ली हमारे देश में सब अव्यवस्था फैली हुई है और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, जो तीनों कंडीशन है ना, इसके थ्रू एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल के चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 352 के बारे में, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। ये सब हम देखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोग, अभी से स्टार्टिंग है, बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। थोड़ा कंटिन्यू बने रहिएगा, सब समझ में आएगा आप लोगों को।
तो उसमें कहा गया है कि अगर वैसी सिचुएशन देश में बनती है, दंगा फसाद है या विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति अगर बनता है, उस स्थिति में तो अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया अगर देश में, अगर बाहर से कोई आक्रमण हो गया, वैसी कुछ स्थितियां बनती है, तो उस सिचुएशन में हमारे संविधान में जो जो मूल 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 हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इन मूल अधिकारों में ध्यान रखिएगा, इन मूल अधिकारों में मूल अधिकार 20 और 21 किसी कीमत पर हटेगा नहीं। और आप सोचेंगे आखिर 20 में क्या है, 21 में क्या है? 21 में है जीवन का अधिकार। अगर मुझे कोई जेल में नहीं बंद कर सकता, उस सिचुएशन में कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई सरकार मुझे फांसी पर नहीं चढ़ा सकती, सरकार मुझे ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम जेल में लेकर पिटवा नहीं सकती। मतलब जो हमारे जो स्वतंत्रता की बात की गई है उसमें उसमें जो फ्रीडम की बात की गई उसके बारे में है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 20 है, 20 है कि अगर आप 20 यही कहता है कि अगर आप किसी एक जुर्म के लिए किसी को 2-2 बार सजा नहीं दे सकते। नजरबंद तो 22 में है और 20 में सबके बारे में बताया गया है कि जो किसी एक व्यक्ति, सब बारे में हम पढ़ेंगे, आप पूरा ध्यान से आर्टिकल 12 से 35 एक एक आर्टिकल को हम हल्का फुल्का पूरा प्रेम प्रेम से पोस्टमार्टम करेंगे। टेंशन मत लीजिए कि जो दोहरी प्रकृति का होता है, एक व्यक्ति को खुद खुद व्यक्ति अपने ही जजमेंट में अपने ही उसका ही जो बयान उसके कानून उसके कोर्ट में उसका ही बयान लागू नहीं होगा। इस तरह जितना जो प्रावधान है 20 में दिए गए हैं, इन सब बातों को हम समझेंगे आगे, लेकिन हल्का फुल्का समझते चलिए कि 20-21 किसी कीमत पर नहीं हटेगा। अनुच्छेद 19 में संशोधन हो सकता है, अनुच्छेद 19 को संशोधित हो सकता है। 19 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में ज्यादातर नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो उतना नहीं है कि जैसे किसी को बोलना है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हो गई है, लेकिन हमको बोलना है, ठीक है, आप बोलने का अधिकार छीन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमें जीने का अधिकार से वंचित कर दें। जीने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं कि कुछ सिचुएशन बताए गए यहाँ पे कि किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। करेगा अनुच्छेद 13, करेगा अनुच्छेद 13 पाइए, यहाँ देखिए अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित रूपों में, जो विधि है क्या है, अस्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधियां। विधि को डिफाइन किया आर्टिकल 13 में। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। आप संविधान का आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ेंगे ना, उसमें अध्यादेश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। करेंगे प्रायोजित विधियां, जो कार्यपालिका विधायिका प्रकृति में, संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम आदि। विधि के गैर विधायी स्वरूप जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां, प्रथाएं। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब, अब ध्यान सुनिए, जो आर्टिकल 13 है, जो संविधान में आर्टिकल जो 13 है, इसमें बताया गया। आप सोचेंगे आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 हमारे राज्य के बारे में डिफाइन करता है कि हमारा राज्य वास्तव में है क्या। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? विधि के बारे में डिफाइन करता है। विधि क्या है, किस प्रकार की विधि के बारे में हमारे संविधान ने हमको आरक्षा करने की बात कही है, फंडामेंटल राइट में किस विधि से बचाने की बात कही है, उसी विधि के बारे में बता रहा है। वही विधि के बारे में बता रहा है कि जो एक होता है विधि जो अस्थायी विधि होती है, जो हमारे संसद ने एक अध्यादेश लाकर वहां पे संसद जो एक्ट लाता है, एक विधेयक लाता है, विधेयक पास कराकर एक कानून बनाता है, वो विधि है। वो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो। दूसरा एक विधि है जो, अगर मान लीजिए आपात की स्थिति है, अगर राज्य विधानमंडल या संसद उस टाइम अपने कार्य में नहीं है, स्थगित है, वैसे सिचुएशन में राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश पारित करके वहां पे विधि बनाया जा सकता है। इसको अस्थायी विधियां कहते हैं। तीसरी बहुत प्रकार की होती है भाई, एक होता है एक सीधे आदेश, राष्ट्रपति सीधे आदेश दे दिया, विधि बन गई, उसको प्रायोजित विधायन कहते हैं कि कार्यपालिका अगर नहीं है तो किसी कार्य को करना है तो प्रायोजित विधायन के माध्यम से किया जा सकता है। विधि के गैर विधायी स्रोत भी हैं, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि प्रथा, बहुत सारी है। इन सब बारे में बताया कि विधि क्या है। तो जितने भी जो विधि के बारे में बताया गया है, और यह विधि हमारे मूल अधिकार को जहां जहां टच करेगा, जहां जहां हमारे मूल अधिकार को छुएगा, वो मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये आर्टिकल 13 के बारे में बताया गया। और आर्टिकल देखिए, इसमें बताया गया है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार के बारे में सब डिफाइन किया गया है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत होता है कि समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 14 से लेकर
आर्टिकल 18। अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के फंडामेंटल राइट के पार्ट 2 में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो होगा तो आप लोग भी थोड़ा बोरिंग महसूस करेंगे कि कितना पढ़ा जाए। तो मैं जितना पढ़ाया हूँ, अगर आप लोगों का पास बुक्स है तो बुक्स खोल के पढ़िए, बुक्स नहीं है इसी वीडियो को स्किप करके रोक के जो एक एक लाइन है सब ध्यान से पढ़िए, मेरे बातों को सुनिए, समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आखिर क्या है मैटर, क्या है फंडामेंटल राइट है क्या, मूल अधिकार है क्या, संविधान किस पार्ट में है, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है कि ब्रिटेन से लिया गया है, फंडामेंटल राइट हमारे किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, क्या हमारे बोलने के अधिकार को सुरक्षित प्रदान करता है, या हमारे धर्म को मानने के अधिकार को सुरक्षित करता है, किस लिए लाया गया है, हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 32 क्या है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा पहले से पढ़िए, अगर आपका एनसीईआरटी किताब है तो एनसीईआरटी किताब में आप फंडामेंटल राइट चैप्टर है वहाँ से पढ़िए, और उसके बाद साथ साथ हमारे चलते रहिए। और फिर मैं पार्ट 2 बताऊंगा। लगभग ये वीडियो लगभग 4-5 पार्ट में आने वाले हैं मूल अधिकार। काफ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कम से कम 4 से 5 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट। तो आप एक एक वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त वगैरह भी, सब कोई जो फंडामेंटल राइट अच्छे से नहीं पढ़ पाया उसको पढ़ना चाहता है तो उसको शेयर कीजिए और सबको भेजिए, ताकि सबको हमारे देश के जो संविधान के बारे में जो राइट दिया गया सबको पता होना चाहिए राइट्स क्या है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो बेल आइकन तो घंटा जो है वो घंटा दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग बात करेंगे। फिर लाएंगे फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट पार्ट 2, फिर उसमें हम बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।